आज की स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभार विकास लेते थे और मैं रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विकास को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? विकास ने संकोच में कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी, हेलो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम अनुष्का है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है। अपनी भरी भरी काया और लगभग 5 फीट 8 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 22 साल के भतीजे की, जो मेरा दीवाना हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी पर हैं। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति विवेश घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। विवेश का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द और हताशा का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा विकास उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन विवेश ने विकास को यहाँ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर विकास को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। विकास मान गया और बहुत खुश हो गया। विकास मेरे कान तक ही आता था। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। विकास ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज विकास मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं विवेश को खाना खिला रही थी, तब विकास भी हमारे पास बैठा था। फिर विकास अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विवेश के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विवेश के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे? विवेश ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी जोश में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं अनुष्का, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो बेबी, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति,
मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो, नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विवेश सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर विकास को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन विकास अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ विकास, 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। विकास उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर विकास ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। विकास ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही विकास ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? विकास कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, मौसी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। विकास ने कहा, हाँ मौसी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना? विकास बोला, नहीं मौसी, सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो विकास। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करती करती विकास के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो विकास बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही विकास ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे? विकास मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है? विकास मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विकास मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। विकास को आए हुए 10 से 12 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो विकास ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे देखते और अपनी आंखें सेकते। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन विकास तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज विकास को फंसा ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विकास नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लौटे मैं दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और विकास के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही विकास अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा,
लगा, सॉरी मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे विकास, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, विकास बोला। अरे मौसी, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा। ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। विकास का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसीलिए वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे विकास रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा? विकास बोला, माँ कसम, मौसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है मौसी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी विकास बोला, मौसी मुझे नहीं आता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब विकास की धड़कनें तेज होने लगीं, तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि विकास का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से विकास को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही विकास का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मौसी, सॉरी, वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विवेश को कमरे में देने के लिए चली गई। विवेश भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। विवेश बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? अनुष्का, धीरे धीरे काम कर लिया करो, ना देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी नो कहकर स्पीडी को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना अनुष्का, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विवेश ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं विकास के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं विकास को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है? विकास, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। विकास बोला, मौसी, वो मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने विकास को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज विकास के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। मौसी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। इन 12 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। विकास मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं मौसी, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज मौसी, मना मत करना, बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। जब विकास ये सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा अब से? तुम मुझे अपनी मौसी नहीं बल्कि जीएफ ही समझना। विकास बोला, मौसी, एक बात और है,
मेरा तो छूते ही निकल जाएगा। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन आप इतनी खूबसूरत। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस रात को तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही विकास खुश हो गया और उसने थैंक्स मौसी की रट लगा दी। कहने लगा, मौसी आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई, क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे विवेश को नहलाना भी था। जब विवेश जी नहा लिए तो विकास उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही विकास ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में 10 बज चुके थे और विवेश की दवाइयों का समय हो रहा था। इसीलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयाँ दे दी। विवेश की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थीं, ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। विवेश दवाइयां लेकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि विवेश सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जुड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली, जो कभी कभार विवेश लेते थे, और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी, ताकि कि विकास को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। विकास ने संकोच में कहा, मौसी मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। विकास ने जवाब दिया, मौसी पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूं। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्मा रही है। मैं विकास को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। विकास ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वह तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने विकास से कहा, अब बस भी करो और कितने खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं मौसी, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। ये विकास की पहली पूजा थी, इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन विकास पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद विकास थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी जब मैंने उससे पूछा, कैसा लगा फर्स्ट टाइम? तो विकास ने जवाब दिया, मौसी सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और विवेश को दे आई। इसके बाद मैं विकास को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे लगा कि शायद विकास को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, विकास तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है, प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। विकास ने हमें सर हिला दिया और बोला, मौसी अगर ये मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा आ जाना, फिर अपनी मौसी के पास। मैंने कब तुम्हें मना किया है? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और विकास फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मौसी आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरे और विकास के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं विकास से पूजन करवा लेती।
इसी बीच विकास के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन विकास ने मना कर दिया। अब मेरे पति विवेश भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। विकास अब मेरी ओर ज्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं विवेश को सुलाकर विकास के पास जाती, तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं विकास से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो मौसी, आप सारा दिन काम करती हो, इसीलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं, क्योंकि मैंने मौसी के रिश्ते को खराब किया है। लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में ये गलत बात होती है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक प्रॉमिस जरूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्टोरी की शिक्षा, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। कहानी में अनुष्का अपने पति विवेश की देखभाल करती है। जब वह दुर्घटना में घायल होते हैं, यह दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना भी शामिल है। जीवन में जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, तो हमें अपने साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अनुष्का और विकास का रिश्ता दिखाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। जब विवेश को चोट लगती है, तो विकास अनुष्का की मदद करता है। यह दर्शाता है कि कठिन समय में परिवार का सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए। कहानी में विवेश की चोट के कारण अनुष्का को उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमारी प्राथमिकता हमारी और हमारे परिवार की सेहत होनी चाहिए। अनुष्का ने विवेश की बीमारी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी, जो उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जीवन में कई बार हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन सकारात्मक सोच और बनाए रखने से हम उन्हें पार कर सकते हैं। कहानी में जब विकास और अनुष्का एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, तो उनके बीच की दूरी कम होती है। यह दिखाता है कि खुला संचार किसी भी रिश्ते की नींव है। हमें अपने मन की बात बिना किसी डर के कहनी चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते मजबूत बने रहे। कहानी में अनुष्का और विवेश के बीच की बातें और विकास की उपस्थिति से पता चलता है कि जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन कितना जरूरी है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रख सके। अनुष्का और विकास के बीच का रिश्ता विश्वास पर आधारित है। जब एक रिश्ते में विश्वास होता है, तो वह अधिक मजबूत और स्थायी होता है। हमें अपने रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती हैं कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहाँ लेट जा, क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी ले ली। मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वह चाची को ना बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वे ज़्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थीं। मेरी चाची का एक बेटा था
जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 28 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 24 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा के शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वह उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने यह सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची, आपके घर वालों को भी आना है? चाची ने कहा, नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है। इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो ज़रूर आऊँगी। जब वह बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है। बस स्टैंड पर आकर वह तुम्हें फ़ोन कर देंगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पेंट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे यह था कि वह जल्दी से मुझे फ़ोन करें और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था। असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फ़ोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा चाहत था कि मैंने बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे यह था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फ़ोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फ़ोन बाथरूम में ही ले गया। मैं जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वह परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी, और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया। मुझे पता था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज़ सुनकर सच में वह चाची की बहन ही थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतनी सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतज़ार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। यह कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मुझे उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। चाची की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था, और वहाँ से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़ बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी। कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था, जिसमें वह पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था।
लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था, उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलते हुआ भी जाता, मेरे साथ चला जाता, तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वह भी हंस रही थी और हंसते हुए वह कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वह एक दूसरे से गले मिलने लगी। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाचे के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मासी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ज्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है, तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी यह कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाची की बहन को भी वही रंग पहनना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाचे का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो, मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मानसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं अभी फोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, राहुल को थोड़ा साइड करके ले ले, इसे बीच में इसको को भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वह मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के कोने में लेट गया। हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करें। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे यह जानने में देर नहीं लगी
कि यह पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे यह महसूस हो कि मैं नींद में यह सब कर रहा। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है, और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी, जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वह सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 1 हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और 1 हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस 1 हफ्ते को अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी जिंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मालिक, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मालिक पर तो जुनून सवार था। वह इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जितने पैसे चाहिए ले लो, पर आज मुझे मत रोको। मेरे मालिक 60 साल के बूढ़े इंसान थे, लेकिन दिल अब भी उनका जवान था। वह रोज मुझे 500 देते और कहते कि मेरे पैरों की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी ये काम कर देती। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो मालिक ने मुझे कमरे में बुलाया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे 1000 देकर कहा, आज मेरे पूरे बदन में दर्द है, मेरे बदन की मालिश कर दो। मैंने सोचा, ये बूढ़े इंसान है, मालिश कर देती हूँ। पर जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े उतारे, मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि उनका इरादा तो बहुत कुछ था। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमन है और मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। मेरे 2 भाई हैं, वह मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और मेरे भाई भी बहुत ही कम उम्र से काम करने लगे थे। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा स्कूल से नाम कटवा दिया था। मैंने माँ से कहा कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारे हालात सुधर जाएंगे, पर मेरी माँ ने एक न सुनी और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। अब मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक के घर पर मेरे 60 साल के बूढ़े मालिक गोरेलाल अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 15 साल का था। उसका नाम पंकज था। पंकज मुझसे बस 2 साल बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो पंकज की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि यह तो काम वाली है पंकज, तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता, पंकज मुझसे बात करता था। उसने मुझसे पूछा था
कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आती हो। मैंने कहा, हम बहुत ही गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम पंकज के दादा की सेवा करना था। मैं दिन भर घर पर रहती और मालिक की सेवा करती। मालिक 60 साल के थे पर देखने में 40-45 साल के लगते थे। उनका शरीर बहुत हट्टा कट्टा था। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी। मेरा शरीर निखरने लगा था और मेरे अंदर जवानी उमड़ने लगी थी। पंकज भी अब बड़ा हो चुका था और कभी कभी मौका मिलता तो वह मुझसे बात करता था, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बातें करें। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डराती थी। एक दिन मुझे मेरे मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पैरों में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए और कहा कि मेरे पैरों की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफी खुश हो गई थी क्योंकि ये पैसे हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। दिन भर मालिक के घर रहने के बाद भी मेरी सैलरी सिर्फ 6000 थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज तक मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ ही रख लिया करती थी। मैंने तेल लिया तो गोरेलाल मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा ली। मुझे वह बहुत ही अजीब लगा, पर वह ठहरे बुजुर्ग इंसान। यह सोचकर मैं उनके पैरों की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम से लेटे हुए थे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की थी। उसके बाद मैं वहां अपने घर पर आ गई। अगले दिन मैं काम पर गई तो शाम के बाद फिर से गोरेलाल मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा कि बेटा, कल की तरह आज भी मेरे पैरों की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 500 दिए। और अब ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते और मुझे यह काम करवाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल की थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरे घुटनों और पैरों की अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आंखें फटी रह गई। जब मालिक की घुटनों की मालिश कर रही थी तो मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ गई कि उसे देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं अंदर ही अंदर काफी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की थी? वह मुझसे चाहते क्या हैं? अब मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा था। कोई भी इंसान सिर्फ पैरों की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर उनका कोई गलत मकसद है। गोरेलाल मालिक मेरी तरफ देखने लगे। शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रहे थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मन कर रहा था कि वहां से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उनके घुटनों और पैरों की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई थी, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था और वह अजीबोगरीब आवाज करते रहे। इसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद मैं पसीना पसीना हो गई थी और दौड़ते हुए अपने घर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब यह काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 5 लोग थे और पांचों के पांचों काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज सब कुछ था। हमें नीचे जमीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम पांचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल रहा था। फिर भी मेरी माँ और पापा के लालच खत्म ही नहीं होते थे। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 2 दिन तक काम के बहाने घर से निकलती तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगी, पर मैं गोरेलाल मालिक के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे पंकज मिल गया और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई। मैं पिछले 2 साल से पंकज को जानती थी और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, पंकज, मैं अब वह काम नहीं कर सकती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम है, वरना वह मुझे। मेरी बात सुनकर पंकज चौंक उठा था और कहने लगा कि आखिर बात क्या है? मुझे खुलकर तो बताओ कि तुम वह काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी। इतना कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी। उसने कहा,
मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही नेक दिल हैं। हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 1,000 रुपए जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारे 2 साल के 24,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इन पैसों से वह तुम्हारी मदद करेंगे। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी। हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूं। शायद गोरेलाल मालिक कच्छा पहनना भूल गए होंगे। बेचारे 60 साल के हैं, भले ही जवान दिखते हैं। शायद उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी का पैसा भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूं कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही मैं फिर से काम पर जाने लगी और गोरेलाल मालिक फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और पैसे देकर कहते कि मेरे पैरों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि वह जब धोती को ऊपर उठाते तो उनका सब कुछ नजर आ जाता था। हालांकि वह आगे पीठ करके रहते थे और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे यह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और रात होते ही मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देने पड़ते थे। तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी। पंकज की माँ अचानक से कमरे में आ गई। उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती को बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम के लिए आती थी। लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी रात रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरी आवाज सुनने वाला घर पर कोई नहीं था। पंकज अपने मम्मी पापा के साथ एक शादी में गया हुआ था और पंकज की माँ ने मेरी माँ को फोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर ही रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी। घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को वह 2,000 देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी क्योंकि वह लालची थी और मुझसे यह कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना और खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने पंकज को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पंकज ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी पोती की नजर से देखते हैं। मैं पंकज से कह नहीं पाई थी कि वह मेरे साथ रोज क्या करते हैं। उनकी गंदी हरकतों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब 2 दिन मुझे उनके साथ बिताने थे। पंकज और उसका परिवार शादी में चला गया। उनके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते ही मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज तो तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। उन्होंने 2,000 निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए। कहा कि आज पूरी रात मेरी अच्छे से मालिश करो। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू कर देना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी और मुझे रात भर जाग कर उनकी सेवा करनी थी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। मुझे भी तो नींद की जरूरत है। लेकिन 5,000 के नोटों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे पैसे ले लिए और पंकज ने मुझे बार बार कहा था कि उसके दादाजी एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद डर डर कर मैं उनके कमरे में अंदर गई। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था। मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी। मेरे अंदर आते ही मालिक ने कमरे की लाइट बंद कर दी और डिम लाइट जला दी और उसके बाद उन्होंने मुझे मालिश वाला तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उन्हें देखकर तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। मैं उनकी मालिश करने लगी। वो मालिश के मजे ले रहे थे। पहले तो उल्टा लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधे लेट गए। उन्हें देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मुझे इस तरह डरता हुआ देखकर वह मुस्कुराने लगे थे। मैं मालिश कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन गोरेलाल ने मुझे हाथ नहीं लगाया।
उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आई, लेकिन मुझे अजीब सा कुछ होने लगा था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मैं अब जवान हो चुकी थी। मेरा मन करने लगा कि मैं उनके कमरे में फिर से चली जाऊं। मैं अपने कमरे तक न जा सकी और उनके कमरे में वापस आ गई थी। गोरेलाल मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, आओ मेरे पास। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, मैं पूरी रात चीखती रही और आखिरकार गोरेलाल मालिक ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वह चाहते थे कि मैं खुद बखुदा उनके जाल में फंस जाऊं। वह तो बस दाना डाल रहे थे और 2 दिनों तक बस यही होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2-3 दिन तक आराम कर लेना। पंकज और उसका परिवार वापस आ गया था, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। यह मुझसे क्या भूल हो गई थी। जब मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वह मुझसे पूछने लगी कि यह सब क्या है। मैं रोने लगी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि यह क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सीधे मालिक के पास चली गई और कहने लगी कि वह सारी दुनिया को बता देंगी कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। अब मालिक बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि मैं नाबालिग थी। फिर उन्होंने वादा किया कि वह मेरी शादी पंकज के साथ करवा देंगे। मालिक ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और जब मैं 18 साल की हो गई तो उन्होंने मेरी शादी पंकज से करवा दी। अब मेरी जिंदगी काफी सुधर गई थी। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी, वहां की मैं मालकिन बन गई थी। मेरी शादी के 1 साल के अंदर पंकज के दादा की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसके दादाजी को कैंसर था और वह ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। मौत से पहले एक बार फिर से जीना चाहते थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेरों सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने पंकज को कभी नहीं बताया था कि मेरे और उनके दादाजी के बीच क्या हुआ था, क्योंकि पंकज अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान समझता था और मैं यह सब कुछ बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। पर मेरी जिंदगी के वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती और जब भी मुझे वह दिन याद आता है तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कभी कभी लालच हमारी पूरी जिंदगी के लिए तावा छोड़ जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी चाची 10 दिनों के लिए हमारे घर पर आई थी। उस समय मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और पापा अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं और चाची ही घर पर थे। चाची का सादगी भरा चेहरा और उनकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वे हर काम इतनी सहजता से करती थीं कि मैं हमेशा उनकी ओर खींचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि चाची छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाह रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंस, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम में कुछ खास है। तुम में वह ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में एक अलग तरह की नजाकत और अपनापन था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो खींचे जा रहा था। चाची ने मेरे हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, प्रिंस, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी इस समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैं प्रिंस हूँ। रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जिम से वापस आया तो देखा कि चाचा और चाची घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाचा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे, लेकिन चाची पहली बार हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही चाची मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, प्रिंस, अब तुम कितने बड़े और मजबूत हो गए हो। मैंने उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर खत्म करने के बाद चाचा जाने लगे।
लेकिन चाची रुक गई। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। प्लीज दोस्तों, आपसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे वे मुझसे कुछ और कहना चाह रही थी, मैं और चाची चाचा को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और चाची कमरे में बातें कर रही थीं, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी चाची यहीं क्यों रुक गई? क्या हुआ है? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे चाची यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती हैं। लेकिन मेरी नजरों में चाची का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे पर गहरे असर कर चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं प्रिंस, तुम्हारे चाचा का कुछ काम था, इसलिए वह ज्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। चाची की 10 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 10 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगी। यह तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाची घर के सारे काम कर लेंगी। मम्मी को यह बात ठीक लगी, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मम्मी से चाची के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दोस्तों, चाची के आने से पहले मम्मी का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय था, जो 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने चाची को इस बारे में पहले ही बता दिया था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाएं। घर के सारे काम और प्रिंस का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तय योजना के अनुसार मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गई। उनकी यात्रा पूरी 10 दिनों की थी। मेरे पिताजी भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वे भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में मैं चाची के साथ में अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि चाची किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। मम्मी हमेशा कहती थी, तुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो तू खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज चाची ने मेरे लिए खास कुछ बनाया था। रोज शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था, लेकिन चाची ने मेरे लिए कुछ नई चीज बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाई थी और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। यह देखकर मेरे दिल में चाची के लिए एक खास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने यह सब बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से खाओ दोस्तों। उनकी आवाज में एक खास मिठास थी, जिसने मुझे एक नई खुशी दी। मैंने खुद को चाची की देखभाल में खो दिया और यह सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज चाची ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। मैंने चाची से पूछा, चाची, आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी। तब मैंने वहां तुम्हारा खाना का पूरा चार्ट देखा था, जिसमें किस दिन क्या खाना है सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, वाह चाची, आप तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने चाची को गले लगा लिया। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया चाची पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने चाची की तारीफ की तो वह मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। दोस्तों, अगले 2 दिन भी इसी तरह बीता। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर चाची मेरे लिए समय से खाना बनाती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फोन आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, अब तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 10 कॉल्स आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो चाची। मेरे डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही है। अब तुम मुझे बिल्कुल भी फोन मत करो। बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए चाची हैं। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वह मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस रात को चाची मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, चाची,
आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है इस पर? चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बच्चा होने की दोस्तों। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक बिजली कड़की। तेज आवाज से चाची घबराकर मुझसे लिपट गई। जब उन्होंने मुझे अचानक से जोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह मेरी चाची थी। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैंने महसूस किया कि चाची की नज़दीकी से मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। दोस्तों, चाची वैसे तो जवान थी और आज रात उनकी नज़दीकी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। काफी देर तक चाची ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वह मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरती रही। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, चाची, आप बॉडी बिल्डर भतीजे की चाची हैं। इस छोटे से आवाज से क्या डरना है दोस्तों? उनकी नज़र देखकर मुझे खुद ही शर्माने लगी और मेरी नज़रें नीचे झुक गईं। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में चाची अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही चाची सामने खड़ी थीं। घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई और मुझे देखते ही चाची ने मुझे जोर से गले लगा लिया। वह मुझसे बहुत ज्यादा लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज भी नहीं आई थी। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी? मैंने उनके सिर पर हाथ फेर कर पहले उन्हें शांत किया। चाची अब मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, प्रिंस, आज मैं दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा, या मुझे तेरे साथ तेरे कमरे में सोने दे। मैंने चाची को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इस पर उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूं, वह मेरे साथ क्या करेगा, यह मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। जैसे कि वह डॉक्टर कहते हुए चाची फिर से मुझसे लिपट गई। चाची का इतना करीब होना मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल ला रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नज़दीकी ने मुझे एक अनजानी सी चाह से भर दिया था। इस पल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया, जैसे कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ हो रही थी। दोस्तों, लेकिन चाची बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची को क्या हो गया था। मैंने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। चाची का स्पर्श अब ना चाहने वाली जगहों पर हो रहा था। मैंने कमरे का लाइट जला दिया। लाइट जलते ही चाची का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं चाची के साथ उसी अस्पताल गया जहां उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उस अस्पताल का माहौल मुझे सही लगा। जो डॉक्टर चाची का इलाज कर रहा था, वह बहुत बूढ़ा था। चाची उसके बारे में मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही थी? जैसे ही चाची की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वह बाहर आई, उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उनसे चेहरे के उतरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, रोज रोज वही इलाज करवा कर मैं तंग आ गई हूं। चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने ले जाता हूं। मैंने सोचा कि अगर वह थोड़ी घूम फिर लेंगी तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीजें नहीं थीं और चाचा तो चाची को ज्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। ये मुझे पता था। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं उन्हें घुमाने ले जा रहा हूं तो चाची का चेहरा खिल उठा। दोस्तों, आधी मूवी देखते ही चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उस दिन उन्होंने मॉल में मेरे साथ बहुत मस्ती की। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही चाची ने कहा, प्रिंस, आज आपने मेरा कुछ खास दिन बना दिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उन्होंने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने भतीजा के साथ नहीं, बल्कि चाची बोलते बोलते रुक गई, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उन्हें भतीजे के आगे क्या कहना था। दोस्तों, मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और उस दिन घर छोड़कर जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था, तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ।
कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब मैं आंखें खोलकर देखा तो सामने प्रिया चाची खड़ी थी। प्रिया चाची किसी अलग ही अवस्था में थी। उसने मेरी मम्मी की टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती उस कपड़ों में और भी निखर रही थी। वह बहुत गोरी थी और उसकी मासूमियत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही मैंने स्थिति देखी, मैंने उसे खुद से दूर कर दिया और कहा, चाची, आप ये कैसी लग रही हैं? चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिंस, तुम रोज जिम से इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। ये कहते हुए चाची मेरे ऊपर बैठ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, चाची, तुम्हें अपने भतीजे की मेहनत देखने का पूरा हक है। आप अचानक आ गई, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद चाची ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने 1 साल तक जिम और डाइट का पालन किया था और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। चाची मेरी तारीफ करते हुए थम ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने का मन ही नहीं करता। फिर हाथ फेरते फेरते उसने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फिराना शुरू कर दिया। चाची का अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज रात भी चाची मेरे कमरे में आ गई थी। उस पल में हमारे बीच एक नई समझ और अनकही भावनाओं का जाल बुनने लगा था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में चाची के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। क्या यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और? यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। दोस्तों, आज तो उसने हद ही कर दी। वह मेरे चाचा का एक टी शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे ना तो जीन्स थी और ना ही कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था वह बस उसकी जांघों तक ही आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। चाची उसी तरह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रिंस, तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी। चाची ने कहा, मेरा मतलब था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने यह छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं, तो मैंने आज वहीं ट्राई किया है। वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहां मुझे घर में गावन पहनने की इजाजत नहीं होगी। अगर मैं अभी अपनी यह इच्छाएं पूरी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? ये बोलते बोलते चाची ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, प्रिंस, मैं तुम्हें कैसी लगती हूं? मैंने सीधे तौर पर कहा, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो। जैसे ही मैंने उसे यह कहा, वह तुरंत ही मेरी ओर खिसक कर बैठ गई। चाची का बर्ताव अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने उन्हें कमरे में जाकर सोने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। अकेले सोने में मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर वह मेरी ही कमरे में सो गई। जब से चाची मेरे कमरे में सोने लगी थी, तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस रात भी चाची ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वह मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तब मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर फर्श पर बिछाए गए बिस्तर पर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। यह सब और कितने दिन चलेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाची के साथ बढ़ती नजदीकियां और मेरी उलझने दोनों ही मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बना रही थी। क्या यह सब सिर्फ एक था, या फिर यह अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थीं? दोस्तों, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि चाची जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं, क्योंकि दिन बदन उनकी नजरें मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थीं। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा और तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, प्रिंस उठ गया? तू आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने चाची के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की और झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा के आराम करने के बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वह मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वह मेरी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी।
मैंने सिर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात मुझे अच्छी नींद आई। क्योंकि पापा घर पर थे, इसलिए चाची मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ 1 दिन के लिए घर आए थे। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया। जब मैंने सब कुछ समेटकर हॉल में कदम रखा तो मैंने एक ही जूता पहना हुआ था। तभी चाची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उनकी चिल्लाने की आवाज से मैं दौड़ता हुआ वहां गया। वह मम्मी के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी, प्रिंस, गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और गीजर के गर्म पानी में मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। चाची की आवाज में एक अलग ही तान थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के साथ साथ एक मासूमियत भी थी। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। क्या मैं मदद कर सकता हूं? चाची ने कहा, हाँ, अगर तुम गीजर की पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर चला गया। चाची की स्थिति देखकर मैं थोड़ा अड़चन में था, लेकिन उसने मुझे अपनी आंखों से संकेत दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो मुझे और करीब खींच रही थी। जैसे ही मैंने गीजर की पाइप चेक की, चाची ने मुझे अपने पास बुलाया। प्रिंस, क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का डर था। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी की। सर्दियों की एक हल्की धूप भरी दोपहर थी जब मैं चाची के घर पहुंचा। वहां की शांति में एक मासूमियत थी और दिल में हल्की बेचैनी। मैंने पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? चाची मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर तुम गीजर की पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उनकी बात सुनकर मैं बाथरूम की ओर बढ़ गया। अंदर का वातावरण नम था और गीजर से उठती भाप ने माहौल को कुछ खास बना दिया था। चाची वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। उस रहस्यमय नजर से जैसे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पाइप को ध्यान से चेक करना शुरू किया, लेकिन मेरा मन उस चमक और चुपचाप खड़े हुए संवाद में उलझ गया। जैसे ही मैंने पाइप ठीक की, चाची की आवाज मुझे और गहराई से खींच लाई। प्रिंस, उन्होंने मेरे नाम को एक अद्भुत नरमाई से पुकारा। क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो? उनकी आवाज में हल्का डर और भरोसा मिला हुआ था, मानो वह मेरे स्पर्श में कुछ उम्मीद खोज रही हो। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी को हाथ में लिया। हमारी आंखें मिलीं और उस पल में जैसे वक्त ठहर गया। हमारे बीच एक मौन संवाद हुआ जिसमें ना कोई शब्द थे और ना कोई शर्तें। सिर्फ एक सच्ची, मासूम और भावनात्मक ऊर्जा थी जो हमें करीब ला रही थी। यह गर्म है, मैंने धीरे से कहा, और उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान उभरी। हम दोनों को पता था कि यह पल बस एक छोटी सी मदद से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें न सिर्फ मासूमियत थी, बल्कि वो अनकही बातें भी जो कभी किसी शब्द में बयां नहीं हो सकती थीं। जैसे ही मैंने पानी उनके हाथों पर डाला, वह थोड़ी सी ठिठक गईं। मैंने उनकी ओर देखा और पाया कि उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वह एक संकोच भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देख रही थीं। उस क्षण में कुछ ऐसा था जो दिल के तारों को छू गया। एक कोमलता, एक अनकहा भरोसा। सब ठीक है? मैंने धीरे से पूछा, उनकी आंखों में झांकते हुए। वह हल्के से मुस्कुराईं और सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है, बस पानी थोड़ा गर्म है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी मानो वह सिर्फ गर्म पानी की बात नहीं कर रही थीं। हमारे बीच का यह सन्नाटा बोलता हुआ सा लग रहा था। मैंने धीरे से उनकी हथेलियां थामी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कोई परेशानी न हो। चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई से छुपी भावनाएं जैसे उभरकर सामने आने लगीं। वह पल हमें और करीब खींच लाया, मानो दिलों के बीच की दीवारें टूट रही हों। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, जहां हल्की सी परेशानी और शांति का एक अनोखा मिश्रण था। प्रिंस, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी मासूमियत और देखभाल हमेशा मुझे एक नई ऊर्जा देती है। उनकी आवाज में एक मिठास थी और उनकी आंखों में एक अनकही कहानी। उस पल में हमारी भावनाएं शब्दों से परे हो गईं। वह रिश्ता जो हम दोनों के बीच बना था, उसमें ना कोई शर्तें थीं, ना कोई परिभाषाएं, बस एक गहरी कनेक्शन
एक ऐसा एहसास जो दिल से निकलकर पूरे वातावरण में घुल गया था। मैंने उनकी ओर एक बार फिर से देखा और महसूस किया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि आंखों की जुबान से बयां होते हैं। हमारी नजरों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। शायद ये एक शुरुआत थी जहां हम दोनों ने महसूस किया कि कभी-कभी छोटी छोटी चीजें, जैसे मदद करने का एक सरल प्रयास, दिलों को अनजाने ही एक दूसरे के करीब ला सकती हैं। सहमत हूँ। मैं इस कहानी को और भी संवेदनशीलता और गहराई के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। उनकी आवाज में छिपे एहसास ने मुझे जैसे भीतर तक झकझोर दिया। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा। हमारी आंखें आपस में जुड़ी रहीं। हर भावना इतनी साफ थी कि दिल की धड़कनें सुनाई देने लगीं। कमरे में नमी और भाप से भरी गर्माहट के बीच एक खामोश जुड़ाव था जो किसी लहर की तरह हमारे चारों ओर घुमड़ रहा था। मैंने धीरे धीरे उनका हाथ पकड़कर गर्म पानी से हटाया। ठीक है, अब सब कुछ सही है, मैंने कहा, पर मेरे शब्दों में भी एक हल्का कंपन था। उनकी आंखों में झांकते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह भी उसी उलझन में थीं। वह उलझन जो प्यार और समझ के उस नाजुक क्षण में आकार ले रही थी। चाची ने एक लंबी सांस ली और उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। ये मुस्कान एक ऐसी गहरी भावना को छिपाने की कोशिश कर रही थी जिसे शायद वह खुद भी समझ नहीं पा रही थीं। मैंने उनका हाथ अब भी अपने हाथ में थामे रखा और उस स्पर्श में एक सच्चाई थी। उनकी उंगलियों की हल्की सी थरथराहट ने दिल के हर कोने को स्पर्श किया। तुम बहुत परवाह करते हो, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज में एक कृतज्ञता थी, लेकिन उसके पीछे एक भावुकता भी थी जो किसी लंबे समय से दबी हुई थी। उनकी आंखें मुझसे कह रही थीं कि यह पल सिर्फ एक संयोग नहीं था। ये वह क्षण था जब हम दोनों ने एक दूसरे की नजदीकी को एक नए रूप में महसूस किया, मासूम और गहराई भरा। मैंने धीरे से उनकी ओर झुकते हुए कहा, यह बस आपकी मुस्कान है जो मुझे हर बार खींच लाती है। ये शब्द अनजाने ही मेरे होंठों से फिसल गए, लेकिन सच्चे थे। चाची की आंखों में एक नई चमक आ गई, मानो उन शब्दों ने उनके दिल की छिपी हुई भावनाओं को छू लिया हो। वह थोड़ा झिझकते हुए पीछे हटने लगीं, लेकिन फिर रुक गईं। उनके चेहरे पर हल्का सा गुलाबीपन आ गया था और वह अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगीं। मैं बस उन्हें देखता रहा, इस खूबसूरत क्षण को अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश करता हुआ। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ीं और खिड़की के पास जा खड़ी हुईं। खिड़की से बाहर गिरती धूप उनकी झुकी हुई पलकें छू रही थीं और उनकी हर सांस मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ती जा रही थी। प्रिंस, उन्होंने फिर मेरी ओर मुड़ते हुए कहा, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी शब्दों में नहीं बांध सकते। मैंने उनकी बात सुनी और महसूस किया कि वह सच कह रही थीं। कुछ कहानियां दिलों के बीच बुनती जाती हैं, बिना किसी स्पष्ट शुरुआत या अंत के। हमने यह जान लिया था कि यह हमारी कहानी थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, भावनाओं से गहराई में उतरती हुई। हम वहीं खड़े रहे, एक दूसरे की मौजूदगी में खोए हुए, उस जादू को महसूस करते हुए जो सिर्फ हमारे बीच ही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।